वेलकम टू अवर चैनल आयुर्वेदाचार्य। आज हम पढ़ेंगे ओजस के बारे में। ओज क्या होता है? सभी धातुओं का जो सार होता है उसे ओज कहा जाता है। ठीक है, ओज मतलब हमारी बॉडी में जो भी पॉजिटिव चीज़ हो रही है, जो भी कार्य फंक्शन हो रहे हैं, वो सब ओज की वजह से ही होते हैं। एक तरीके से हमारे शरीर का बल ओज कहलाता है। हमने ओज के बारे में, ओज क्या होता है, उसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, उसकी इम्पोर्टेंस क्या क्या होती है, उसके टाइप, उसका स्थान, वो सब हमने पढ़ लिया था इससे पहले वाले वीडियो में। अब हम ओजस के बारे में, ओजस 6 के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ देखिए, क्योंकि वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इससे, क्योंकि उसमें पूरा कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग से मैंने बताया है और समझाने की कोशिश की है। सिम्टम्स ऑफ ओज है, तो ओज है के क्या क्या लक्षण है। तो द पर्सन बिकम फेयरफुल। जब किसी व्यक्ति में ओज होने लगता है तो वो बहुत ही भयभीत हो जाता है, कोई छोटी छोटी चीज़ों से भी डरने लगता है। जैसे आपने कभी देखा होगा कि आप नॉर्मली आप बहुत निडर व्यक्ति होंगे, नॉर्मली आपको डर नहीं लगता होगा, बहुत बहादुर होंगे, लेकिन कभी कभी आप जीवन में कुछ बहुत कम जो मतलब बुरे समय से गुजर रहे हैं, किसी की घर में डेथ हो गई है या आप बहुत दुखी हैं कुछ समय से, तो आप देखिए कि उस टाइम पीरियड में आपको छोटी छोटी चीज़ों से भी डर लगने लगेगा। कोई आपको नॉर्मली हंसी खेल में डरा देगा तो भी आपकी हार्ट बीट तेज़ हो जाएगी। या आपने देखा होगा कि आप एनीमिया हो रहा आपको, या आप बीमार हैं, तभी भी अगर आप की छोटी छोटी चीज़ों से आप डरने लगेंगे, तो वो भी क्या होता है, ये सिम्टम्स भी ओज का ही है। डेबिलिटेशन, कांस्टेंट वीकनेस, बहुत कमज़ोर हो जाना, एकदम कमज़ोर होते जाना, लगातार कमज़ोरी आ रही है, तो वो भी ओछे के सिम्टम होते हैं। रिपीटेडली वॉइस, मतलब आप एक तरीके से आप कमज़ोर हो रहे हो, बीमारी की तरफ जा रहे हो, मृत्यु की तरफ जा रहे हो, तो वो सब ओछे के लक्षण ही हुए। लेकिन फिर भी थोड़े थोड़े धीरे धीरे स्टार्ट होते हैं वो। तो जो स्टार्टिंग होती है वो समझ जाना चाहिए। जैसे कि इसमें जो सिम्टम्स है, अगर आपको लगे तो आप समझ जाइए कि हाँ, मेरे अंदर ओछा हो रहा है, तो मुझे पॉजिटिव होना है, पॉजिटिव सोचना है, और पॉजिटिव जो अच्छी डाइट है उसका काम करना है, दिनचर्या को फॉलो करना है, तो आप फिर से नॉर्मल हो जाएंगे। रिपीटेडली वरीज विदाउट एनी रीज़न, फालतू सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। कोई कोई व्यक्ति होता ना कि कुछ बात भी नहीं होती, कोई परेशानी नहीं होती, तभी भी सोचते रहते हैं, तो अभी भी किसी भी ना किसी वजह से परेशान रहते हैं। तो वो फील डिस्कम्फर्ट एंड सेंस होगा आपके क्या आप सही से सुन नहीं रहे कुछ भी। जैसे होता है कुछ व्यक्ति को तेरे को जहाँ सुनाई दे रहा है ऐसे बोलते हैं, तो मतलब वो कुछ भी सुन रहा है वो, उसके जो इंद्रियां वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहे, क्योंकि मन विचलित है। व्यथित इंद्रियां, मतलब व्यथित इंद्रियां मतलब जो भी कान नाक, जो भी पंच इंद्रियां हैं, उनमें कुछ ना कुछ गलत लक्षण दिखाई देंगे। मतलब आपको आंखों से दिखना कम कम हो जाएगा, आपकी रोशनी कम होने लगेगी, या आपको सुनने में आपके कान कमज़ोर हो जाएंगे। कुछ भी चीज़ की मतलब ज्ञानेंद्रियों में कोई भी विकलता या कोई भी विकल्पन होना, वो सब व्याधित इंद्रियों में आ जाएगा। दुष्छाया का मतलब यहाँ पे होता है कि किसी व्यक्ति के प्रभाव और छाया कमज़ोर नहीं होता। जैसे कि मैंने आपको बताया था वात वृद्धि में, जब कोई व्यक्ति बहुत दीन दुखी लगता है ना, एकदम प्रभाव उसकी शरीर की चली जाती है, एकदम रूखी रूखी त्वचा हो जाती है, तो वो क्या थे, वो वही लक्षण इसमें ओजस 6 में दिखाई देगा। दुष्छाया मतलब प्रभाव उसकी हट जाएगी, लूज कॉम्प्लेक्शन हो जाएगा। दुर्मना मतलब मन दुखी रहेगा, नेगेटिव थॉट आएंगे, नेगेटिव ही रहेगा, डिप्रेस लगेगा, अपने आप को सोच समझ नहीं पाएगा क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और बहुत मूडी हो जाएगा। शरीर रुक्ष हो जाएगा ऑब्वियसली। और क्षमा मतलब शरीर बहुत ज़्यादा कमज़ोर होने लगेगा। अब ओज 6 के 3 स्टेज होती हैं। ओज जब 6 होता है वो 3 स्टेज में होता है, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड और थर्ड स्टेज। फर्स्ट स्टेज है विस्त्रशन, मुझे बोलने में थोड़ा डिफिकल्टी होती है। विस्त्रशन, देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ ना विस्त्रशन, ये वाला। तो ओज विस्त्रशन में क्या है, संधि विश्लेषो गात्राना, संधि विश्लेषण मल्टीपल जॉइंट पेन, लैक ऑफ स्ट्रेंथ इन जॉइंट, मतलब जोड़ों में, जॉइंट में पीड़ा होगी, दर्द होगा, कमजोरी की निशानी है। गात्रा नाम सदनम, मतलब गात्र मतलब शरीर में सदनम, शरीर में थकावट होगी, फैटिक होगा। दोष सेवना मतलब दोषों की वृद्धि होगी।
तो दोषमनम क्रिया सन्निरोधस्य विस्तरण से, मतलब क्रिया सन्निरोधस मतलब शरीर में जो नॉर्मल फंक्शन होते हैं उसमें रुकावट होगी, नॉर्मल तरीके से बॉडी फंक्शन नहीं कर पाएगी, कोई भी विकार होगा। तो ये सब किसके हैं? फर्स्ट स्टेज ओज है कि फर्स्ट स्टेज विस्तरण के लक्षण। इसको देखिए, ओज विस्तरण मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ ओज, मतलब ओज शरीर में गलत उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ओज व्यापक इम्पेयरमेंट ऑफ नेचर प्रॉपर्टीज़, मतलब उसकी ओज की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, क्वालिटीज़ हैं, उसमें बदलाव आ रहा है। स्तंभ गुरुता गुरु गात्रा नाम, स्तंभ मतलब गात्रा मतलब मैंने बताया था शरीर, स्तंभ गुरु मतलब शरीर में स्टिफनेस, अकड़ापन या भारीपन ये सब दिखाई देगा। स्तंभ मतलब स्टिफनेस और गुरुता मतलब हैवीनेस, तो बॉडी में भारीपन लगेगा या शरीर में अकड़ाहट होगी। वात सोफो मतलब वात की वजह से, वात दोष की वृद्धि की वजह से शरीर में सोफ होगा, मतलब सूजन जो इडीमा होता है वो होगा। वर्ण भेद शरीर स्किन डिस्कलरेशन होगी। ग्लानि शरीर में ग्लानि होगी, मतलब दुखी रहेगा शरीर, मन हर्ष का जो विपरीत वर्ण होगा ना वो ग्लानि, मतलब एक एम्प्टीनेस सी फील होती है उसके, बहुत उदासीनता दिखती है, वो ग्लानि। तंद्रा तंद्रा मतलब जो नींद की पहली वाली स्टेज होती है ना, तंद्रा मतलब सही सही का बहुत थका सही लगता है, ऐसा लगता है कि सो जाओ, चक्कर जैसा लगता है, मतलब आप सोच समझ नहीं पाते सही से, सही तरीके से आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, आप बहुत ज़्यादा काम कर लो तभी भी आपको शरीर में एकदम तंद्रा सी रहेगी, तो वो तंद्रा है। और निद्रा एक्सेसिव नींद आती है, यहाँ पे निद्रा का मतलब सिर्फ नींद ना समझ के आप एक्सेसिव नींद से समझे कि बहुत अधिक नींद आएगी। हमने देखा हो किसी को जब डिप्रेशन होता है तो बहुत ज़्यादा नींद आती है, उसको सोने का बहुत मन करता है, तो ये सब ओज 6 के लक्षण हैं, तो आप समझें और उनको अपनी रूटीन को ठीक करें, किसी भी तरह से आपके ओज को बचा के रखें। अब थर्ड स्टेज है ओज काश्य, मतलब लास्ट स्टेज है ओज की 6 की। आपने फर्स्ट स्टेज में ओज 6 को नहीं रोका, सेकंड में नहीं रोका, तो आपके पास अंतिम टाइम है ये थर्ड स्टेज ओज 6, उसको उसमें ओज के 6 को रोकने का। मूर्छा मास क्षय मोह पलापो मरण मिति च 6, मतलब मूर्छा आएगी, इसमें अनकॉन्शियसनेस हो सकती है। मास क्षय मतलब शरीर कमज़ोर हो चुका था लेकिन अब जो मास है वो और कमज़ोर हो जाएगा, लैक ऑफ मसल मास, मसल भी उसका क्षय होने लगेगा, मसल्स का भी। मोह मतलब डिल्यूशंस, कुछ भी सोच समझ नहीं पाएगा या मन पे काबू नहीं रख पाएगा। प्रलापो मतलब कुछ भी अनाप शनाप बोलना, बिना मतलब का कुछ भी बोलते रहना, ठीक है। ऐसा होता है ना, कोई इंसान कोई बीमार होता है तो कुछ भी बोलता है, बूढ़े बड़े, या कोई इंसान को बहुत ज़्यादा बुखार आ रहा हो तो वो कुछ भी बड़बड़ाता है ना, जो चीज़ उसको चाहिए, जो कोई कुछ मतलब भी नहीं होता, सब लोगों को पता रहती है, लेकिन वो भी वो चीज़ बोलता है और कराता है, तो वो प्रलाप करना। मरण मिति और अंतिम जो है मरण, अगर मूर्छा होगी, मास क्षय होगा, मोह होगा, प्रलाप होगा और अंत में उसकी मृत्यु हो जाएगी अगर ओज का निवारण नहीं किया गया तो। व्याधि क्षमता, इससे पहले मैं एक पढ़ा दूँ, टिप ऑफ रिजर्वेशन ओजस। तो हमने ओज 6 पढ़ लिया, ओज 6 की 3 स्टेज भी पढ़ ली और उनके सिम्टम्स भी पढ़ लिए। अब ओज को बचाने के क्या क्या कर सकते हैं, तो दोस्त हु वांट टू प्रिजर्व ओज मेंटेन हार्ट एंड द वेसल इन द गुड कंडीशन, मतलब दिल को, शरीर को ऑब्वियस अच्छी तरीके से रखें, जो कि सबको पता है। शुड अवॉइड सच फैक्टर दैट लीड टू अनहैप्पीनेस, मतलब दुखी जो कारण आपको दुखी कर रहे हैं उनसे दूर जाइए, कुछ समय के लिए उन चीज़ को त्याग कीजिए, खुश रहिए, चिंताओं से को त्याग कीजिए, छोड़ दीजिए, कुछ नहीं होता चिंता करने से, चिंता को छोड़िए। या जिस चीज़ से आप दुखी हैं उस चीज़ को कुछ देर के लिए छोड़ दें कि वो आपके जीवन में उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, उसको कुछ दिन छोड़ लीजिए। अब अपने बारे में सोचिए, अच्छा सोचिए, प्रेजेंट सोचिए, पॉजिटिव सोचिए और किसी भी तरीके से जो आपको खुश रख सके वो चीज़ें करिए। और देखिए, जब आपका मन स्थिर हो जाए तब उन विचारों को जो आपको चिंतित कर रही थी, जो आपकी परेशानी है, उनको सुलझाइए। डाइट एंड मेडिसिन विच आर कंडक्टिव टू द हार्ट शुड बी टेकन, मतलब ऐसी मेडिसिन और औषधियों और भोज्य पदार्थों का सेवन करना है जो कि आपके हृदय को मजबूत करे। यहाँ पे हृदय माने, हार्ट ना माने।
द हर्ब दैट मेंटेन गुड हेल्थ ऑफ श्रोतास शुड बी टेकन, मतलब श्रोतसों को भी सही व्यवस्थित में रखे, अवस्था में रखे वैसी चीज़ें। जैसे कि यहाँ पे मैंने इमेज में लिखा हो घी, मिल्क, बासमती राइस, हनी, डेट, आलमंड, डायरेक्ट नरिश, ओजस, ये सब चीज़ें क्या सीधे ओज के गुणों से इनके गुण भी ओज के गुणों से मिलते हैं, इसलिए इन चीज़ों का सेवन करना चाहिए। अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे कफ दोष क्वालिटी दैट आर सिमिलर टू ओज, कफ को ओज के सामान्य क्यों बताया गया है, इसलिए कि आप जब आगे पढ़ोगे तो आप पढ़ोगे कि जो बल होता है उसके कई पर्याय हैं। बल के पर्याय ओज भी बोला गया है, बल का पर्याय श्लेष्मा मतलब कफ भी बोला गया है, और बल का पर्याय रस भी बोला गया है। तो कफ भी एक तरह से हमारे बल को बढ़ाता है, इसलिए ओज और बल की या ओज और कफ की यहाँ पे तुलना की गई है। तो कफ में क्या क्या जो लक्षण होते हैं जो ओज के समान है, स्टेबिलिटी, स्थिरता, कॉम्पैक्टनेस, संघनता, हैवीनेस, गुरुता, श्लेष्मा, पोषक तत्व, बल्कीनेस, ये सब चीज़ क्या होती है कफ ओज में समान होती है। व्याधि क्षमत्व मतलब इम्यूनिटी, ठीक है, इम्यूनिटी व्याधि क्षमत्व शक्ति को ही हम इम्यूनिटी बोलते हैं, जो कि मैंने सबसे पहले जब फर्स्ट लेक्चर था ओज का पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि ओज को व्याधि क्षमत्व भी समझो आप, मतलब इम्यूनिटी समझो अपने शरीर की। तो व्याधि क्षमत्व नाम व्याधि बल विरोधत्व, जो व्याधियों को रोके और बल को बढ़ाए हमारे शरीर में। व्याधि उत्पादक प्रतिबंधत्व इति, मतलब जो व्याधि के उत्पन्न होने को ही शरीर में रोक दे, उत्पन्न ही ना होने दे, अगर हुई है तो उसको नष्ट कर दे ऐसा। पर्सन विथ गुड क्वालिटी ऑफ ओजस इज लेसर प्रोन टू कोल्ड कफ फीवर, मतलब किसी भी डिजीज वैन कंपेयर टू अनोदर विथ लेस ओजस, मतलब कोल्ड कफ फीवर यहाँ पे मतलब क्या है, वायरस या वायरल या बैक्टीरियल से मेनली यहाँ पे मतलब वायरल बैक्टीरियल बीमारियों से ओज का। तो जैसे कि आपने बताया होगा अभी कोरोना के टाइम पे बोला जाता है कि इम्यूनिटी को बढ़ाएं, तो इम्यूनिटी का मतलब यहाँ पे हमारे आयुर्वेद में ओज ही समझे कि ओज को बढ़ाने के लिए ये सब चीज़ें दी जा रही हैं जो भी। अ पर्सन विथ गुड मेमोरी एंड कंसंट्रेशन हैज़ मोर ओजा, मतलब ये ऐसे ही बोल सकते हैं आपकी जिसके अंदर अधिक ओज है उसके अंदर गुड मेमोरी, अच्छी याददाश्त और कंसंट्रेशन भी है। अ पर्सन विद स्पिरिचुअल बिलीव एंड प्रैक्टिस हैज़ मोर ओजास, मतलब स्पिरिचुअल बिलीव से यहाँ मतलब ये नहीं कि कोई धार्मिक होगा तभी उसके अंदर ओज है, इसका मतलब ये है कि पॉजिटिव जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं अधिक उनमें अधिक वो होती है, मतलब वो जहाँ लोग बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं, माना जाता है कि जो लोग धार्मिक होते हैं या भगवान पे विश्वास करते हैं तो उनके मन में कहीं ना कहीं एक भगवान का एक होती है कि हम इनके नीचे हैं तो हमें कोई दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, वो हमें देख लेंगे, तो उनके अंदर एक पॉजिटिविटी होती है इस चीज़ के लिए कि कोई है हमारे साथ, हम अकेले नहीं हैं। तो इसलिए स्पिरिचुअल बिलीफ वाले व्यक्तियों में वो ज़्यादा होता है। A person who eat in limited quantity who have good कंट्रोल ओवर एंगर जेलेसी, मतलब यहाँ पे एक इस सेंटेंस का मतलब है कि अपनी इंद्रियों पे जिसका काबू है ना, कि जो उसके लिए अच्छा है वही खा रहा है या उस नियमित मात्रा में खा रहा है वो व्यक्ति, और अपने गुस्से पर अपने जो भी जो धारणीय वेग थे ना, जो धारणीय वेग बताए थे, ईर्ष्या, लोभ, मोह, ये इन सब पे जो कंट्रोल कर पा रहे हैं उसके अंदर ओज की मात्रा अधिक होगी। अ पर्सन हु एक्सरसाइज एंड हैव वेल बिल्ड बॉडी हैज़ मोर ओज, जो दिनचर्या का पालन करे, व्यायाम करे, योग करे, उसमें भी ओज की क्वालिटी ज़्यादा होती है। और सिम्टम ऑफ डिप्लेशन ऑफ ओज, ये शायद मैंने वो हेडिंग यहाँ पे लिख दी है। ट्रीटमेंट ऑफ ओज है, अगर अब हमने प्रिवेंशन ऑफ ओज बता दिया, अब हम अगर हो गया है तो हमें उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है, तो हमें जीवनी गण की औषधियों का सेवन करवाना है। जीवनी गण की जो औषधियाँ हैं आप अष्टांग हृदय में 5th चैप्टर में आप पढ़ोगे, आपने पढ़ी भी होंगी, जीवक, ऋषंभक, रिद्धि, सिद्धि, जीवयंती, तो ये जीवक गण की औषधियाँ हैं। 10 औषधियाँ होती हैं, क्षीर, काकोली, तो इनका सेवन करने से भी ओज की वृद्धि होती है शरीर में। मिल्क, मांस, रस, घी, ये सब से भी ओज की वृद्धि होती है। बासमती चावल जो मैंने अभी बताए थे। बल इंक्रीजिंग फूड, ऐसे भोज्य पदार्थ को लेना जो शरीर के लिए पोषक तत्वों को बढ़ाएं और शरीर का बल बढ़ाएं। योगा, प्राणायाम, एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी, जिससे कि शरीर का तंदुरुस्ती बने, वो अच्छे से एक्टिव हो सके, नॉर्मल फंक्शन चल सके उसके। लविंग अदर, मतलब दूसरों से प्रेम भावना रखें,
पॉजिटिविटी रखें, खुश होएं, हंसें, और एक्टिंग ऑन थिंग यू आर पैशनेट अबाउट, मतलब ऐसी चीज़ों को करें जो आपको खुशी देती है, जो आपके लिए, जो आप जिन्हें करना चाहते हैं, आप उनसे दूर ना भागें बल्कि उन चीज़ों को करें। मेंटल एक्सरसाइज टू इम्प्रूव कंसंट्रेशन, मेडिटेशन करें या प्राणायाम करें, प्रेयर, होम पूजा, सच एज स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, क्योंकि वो ओजस इस धातु और उपधातु। ये कन्फ्यूजन है कि ओज को धातु उपधातु क्यों नहीं माना गया है, ओज धातु उपधातु है क्या, है कि नहीं है। तो इसका कन्फ्यूज़न आता क्यों है, क्योंकि कुछ आचार्यों ने ओज को धातु और किसी ने उपधातु बोला है। तो वो पहले तो किन आचार्य ने ओज को क्या बोला है ये देख लीजिए। तो चक्रपाणि ने अष्टम धातु बोला ओज को, अष्टांग हृदय ने शुक्र का मल बोला, और शार्ंगधर ने शुक्र की उपधातु बोला, जो कि इंपॉर्टेंट है। शुक्र की उपधातु किसने बोला, शार्ंगधर ने। भाव प्रकाश ने सर्व धातु का स्नेह बोला। तो सब आचार्यों ने अपने अलग अलग मत दिए, इसलिए कन्फ्यूजन हो गई, क्रिएट हो गई कि ओज तो धातु है, उपधातु है, कि सभी धातु का स्नेह है, कि मल है, क्या है ओज। इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए जब विमर्श हुए, जब आचार्यों ने उसको अच्छे से समझा, तब उन्होंने बताया कि ना तो ओज धातु है, ना ही ओज उपधातु है। क्यों? सबसे पहले तो धातु क्यों नहीं है? धातु इसलिए नहीं कि धातु के दो लक्षण होते हैं। सबसे पहला कि वो शरीर का धारण करके रखे, ठीक है, और सेकंड जो होता है लक्षण होता है वो होता है कि दूसरी धातु को पोषित करे। तो शरीर को धारण करने वाला लक्षण तो ओज पूरा करता है, क्योंकि जैसे कि लिखा है, ओज इज नॉट धातु बिकॉज थ्रू इट सेटिस्फाई बट इट सेटिस्फाई द क्राइटेरिया ऑफ शरीर धारण, फॉर्मिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ द बॉडी। तो शरीर को धारण तो करके रखता है, बट इट डजंट नरिश एनी अदर धातु। तो जो कि बाकी धातुओं द्वारा ये क्राइटेरिया फुलफिल होता है, लेकिन ओज तो नहीं कर सकता, ओज तो किसी और धातु को नरिश नहीं कर रहा है। तो इसलिए ओज को धातु नहीं माना गया। ओज इज ऑल्सो नॉट उपधातु बिकॉज इट इज़ नॉट नरिश्ड बाय एनी सिंगल धातु। अब ओज किसी एक धातु से तो पोषित नहीं हो रहा ना, इसलिए उसको हम उपधातु नहीं मान सकते। जैसे कि रस का उपधातु क्या है, स्तन्य आतव। तो स्तन्य आतव रस द्वारा पोषित हो रहे हैं, इसलिए उनको स्तन्य आतव बोला गया। अब ओज को हम रस का उपधातु नहीं मान सकते, क्योंकि वो सभी, आप माने तो सभी धातु का उपधातु माने, रस, रक्त, रस, सारी सातों धातु का उपधातु ओज को माने, या तो एक भी धातु का मत मानो। क्योंकि एक धातु से ओज तो है ही नहीं ना, वो तो सभी धातुओं में थोड़ी थोड़ी मात्रा में उपस्थित है, लिखा हुआ है। इन द फैक्ट ओज इज एसेंशियल एक्सट्रैक्ट ऑफ ऑल द धातु एंड कैरी इन इट ट्रेस ऑफ ऑल धातु। सभी धातु में ट्रेस में तो होता ही है, सभी धातु का सार है ना, तो वो तो सभी धातु में उपस्थित होगा। एक आप उपधातु बोलोगे तो इसका आप बोलोगे क्या, ये तो एक ही धातु का उपधातु हुआ, फिर सभी धातु का उपधातु बोलो, तो इसलिए ओज को उपधातु भी नहीं बोला जा सकता। देख जैसे कि, और अब शुक्र का मल, अष्टांग हृदय ने शुक्र का मल बोला है, तो यार आप ओज को मल कैसे बोल सकते हो? मल क्या होता है, जो शरीर को मलिन करे। अब ओज तो शरीर का पोषण करता है, उसको तुष्टि पुष्टि का कारक है, तो फिर वो शरीर को मलित कैसे कर सकता है? इसलिए जो ओज का शुक्र का मल कहा गया वो भी गलत है। और अष्टम धातु, तो धातु जो हो क्रिया फॉलो कर ही नहीं रहा, इसलिए हम सब धातु स्नेह ये समझ सकते हैं ओज को, लेकिन धातु उपधातु नहीं मान सकते। तो ये ओज के बारे में सब कुछ कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गिविंग मी सो मच सपोर्ट। थैंक यू गाइस।